दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 123। अब तक टोटल सीरीज 122 कंप्लीट हो चुकी हैं। और दोस्तों, इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं। यह सीरीज इम्पोर्टेंट है सुपर टेट, सी टेट, टेट, रेलवे ग्रुप डी, पीएचटी, टीएसटी, इवन ऐसे सारे एग्जाम्स जिसमें साइंस आती है। यह सीरीज दोस्तों सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है दोस्तों? यह सीरीज सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें साइंस आती है। और इस सीरीज की एक विशेषता यह है कि ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। क्या है? एनसीईआरटी बेस्ड है। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 501 से स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। देखिए क्या है क्वेश्चन। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी। क्वेश्चन है तापमान को कितना कम कर दें कि सभी जो गैसें हैं वह शून्य आयतन घेरेंगी। ऑप्शन ए है 273 सेल्सियस, ऑप्शन बी है 27.3 एंगस्ट्रॉम और सी नंबर है -273 केल्विन। ऑप्शन डी है 0 सेल्सियस। देखिए ऑप्शन क्या है, 273 सेल्सियस, -273 सेल्सियस और 0 सेल्सियस और 27.3 एंगस्ट्रॉम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बता दे दोस्तों, अगर तापमान को -273 सेल्सियस कर दिए देने से जो गैसें हैं उनका जो आयतन है वह 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है अपने पास 502। देखिए 502 क्या है। किस तापमान में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? किस तापमान में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान जो है वह समान हो जाता, अर्थात जो इनकी वैल्यू है वो इक्वल हो जाती है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी -273, ऑप्शन सी -40, ऑप्शन डी -+4। तो आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखो दोस्तों, आपको बता दें -40 तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का जो मान है वह समान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 502 और इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब है क्वेश्चन नंबर आपके पास 503। यदि 100 वाट वाले 100 बल्ब 100 वाट वाले बल्ब 10 बल्ब प्रतिदिन जलाए जाएं। एक जो बल्ब है वह 100 वाट का है, ऐसे 10 बल्ब हैं। अगर इनको प्रतिदिन 1 घंटा जलाते हैं, कितनी देर? 1 घंटा, तकरीबन 60 मिनट इनको जलाते हैं, तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपभोग का मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन बी 100 किलोवाट घंटा हो जाएगा, ऑप्शन सी 10 यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन डी 100 किलोवाट घंटा हो जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन रहे और क्वेश्चन नंबर दोस्तों है 503 और आपको फटाफट इसका एग्जैक्ट आंसर बताना है। तो बात होती है कि यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का कितना उपयोग होगा? तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए 100 गुणा करेंगे, साथ में 10 गुणा 1 घंटा है, ठीक है, और बटे 1000 कर देंगे। तो इसे जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वह आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 यूनिट इसका खर्च आ जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 503 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अपने पास क्वेश्चन नंबर है 504। देखिए 504 क्या है। 504 है कि यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च आएगा? क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया गया है। यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा? ऑप्शन ए 10.5 रुपये, ऑप्शन बी 8.5 रुपये, ऑप्शन सी 7.5 रुपये, ऑप्शन डी
₹9.5। तो बता दें दोस्तों, यदि 100 का एक बल्ब अर्थात 100 वाट का जो एक बल्ब है प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से ₹7.5 खर्च आएगा। कितना आ जाएगा? ₹7.5 दोस्तों खर्च आ जाएगा। कितना? ₹7.5। तो क्वेश्चन नंबर है 504 और इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। क्या है? ऑप्शन सी एग्जैक्ट आंसर है। अब इसे अगर सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो 100 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 30 और बटे करना चाहो तो बटे आप 1000 कर सकते हो। तो काट दो दोस्तों, देखिए क्या आएगा। 5 से 15 ये आ जाएगा आपका। देखिए जो ये आया 15 यूनिट आया। 15 यूनिट का क्या करेंगे? 0.5 अर्थात 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर दो। 15 गुणा 0.50। जब आप सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा ₹7.5। इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर है अपने पास 505। आप लोग देख पा रहे होंगे। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी परिणाम, ऑप्शन सी विभवांतर, ऑप्शन डी घनत्व। देखिए जो ऊष्मा है वह ऊष्मा प्रवाह तापमान के अंतर का परिणाम होता है अर्थात टेम्परेचर। ऊष्मा का वह प्रवाह उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। फिलहाल जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है अपने पास 505, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हैं 506 नंबर। देखिए क्या है। 1 कैलोरी 1 ग्राम तांबे के तापमान को अनुमानतः कितना बढ़ाने में समर्थ है? ऑप्शन है 1 सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 5 सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 10 सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 20 सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 506 और बताना है इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर। देखिए 1 कैलोरी 1 ग्राम तांबे के तापमान को 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए समर्थ है अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे और जान ले जानकारी के लिए। 1 ग्राम जल को 1 सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा के परिमाण को कैलोरी कहते हैं। 1 ग्राम जल को 1 सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को परिमाण को क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। दोस्तों अब क्वेश्चन है अपने पास 507 नंबर। देखेंगे 507 नंबर क्या है। एक्सरे का शोधक था। एक्सरे की अर्थात खोज किसने की थी? क्वेश्चन यह है आइंस्टीन, WH ब्रैच, ऑप्शन सी है रोंटगन, ऑप्शन डी हेनरी बैक्यूरेल। देखिए एक्सरे की जो खोज है वह रोंटगन के द्वारा की गई है और रेडियो एक्टिविटी की खोज है वो हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा की गई है। एक्सरे की खोज किसने की है? रोंटगन ने की है। और जो रेडियो एक्टिविटी की खोज की हेनरी बैक्यूरेल ने। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वह ऑप्शन सी करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट है। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर है, आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 508 है। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती अर्थात जो एक्स रेज होती वो किसको नहीं पार कर सकती? ऑप्शन ए लकड़ी को, ऑप्शन बी मानव अस्थि को, ऑप्शन सी मांस को, ऑप्शन डी त्वचा को। देखिए जो एक्स किरणें होती हैं मानव अस्थि को अर्थात मानव बोन्स को, ह्यूमन बोन्स को पार नहीं कर सकती हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स वह हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास 509। देखेंगे 509 क्या है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 फ़ारेनहाइट, अच्छा फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 तापमान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी 54.7, ऑप्शन सी 61, ऑप्शन डी 64। देखिए फ़ारेनहाइट की वैल्यू अगर 98.6 है तो इसकी सेल्सियस में वैल्यू 37 सेल्सियस होगी। क्या है? 37 सेल्सियस इक्वल टू
98.6 फ़ारेनहाइट होता है। जो क्वेश्चन नंबर है अपने पास 509, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 510। देखिए 510 क्या है? 510 है दोस्तों, फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98 ये तो हो गया 509 नंबर। 510 है, प्रत्येक फोटोन के साथ संबद्ध ऊर्जा कितनी होती है? ऑप्शन ए HAV, एच वी, ऑप्शन बी H अपॉन यू, ऑप्शन सी U अपॉन H, ऑप्शन डी सिर्फ NU। तो आपको हम बता दें, प्रत्येक फोटॉन की जो संबद्ध ऊर्जा होती है वह N होती है, अर्थात इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर है अपने पास 511। देखते हैं 511 क्या है? 511 है, परमाणु बम की खोज किसने की? जो परमाणु बम है इसकी खोज किसने की है? ऑप्शन ए ऑटो हॉर्न, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी एडिसन, ऑप्शन डी लॉर्ड रदरफोर्ड। देखिए जो ऑटो हॉर्न है इन्हीं के द्वारा परमाणु बम की खोज की गई है। और आपको बताना है कि सबसे पहले परमाणु बम कहाँ गिराए गए थे। कंट्री आपको हम जापान बताए दे रहे हैं, आपको डेट और सन बताना है। जो परमाणु बम की खोज है वह किसने की? ऑटो हॉर्न ने की है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास संघनन। देखते हैं संघनन क्या है दोस्तों। संघनन इसमें दिया गया है, ऑप्शन ए क्या दिया गया है? ऊष्मा ऊर्जा को ऊर्जा में परिवर्तित कर देता। ऑप्शन दोस्तों ए क्या है? ऑप्शन ए है कि जो ऊष्मा ऊर्जा को ठंडी या ठंडा ऊर्जा में परिवर्तन करता है, अर्थात यहाँ पर दोस्तों ठंडी ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ऑप्शन बी क्या दिया गया है ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन बी जो है वह है वाष्प का द्रव में परिवर्तन। किसका? वाष्प का द्रव में परिवर्तन। ऑप्शन सी है ठोस का परिवर्तन, ऑप्शन डी है गैस का द्रव में परिवर्तन। तो दोस्तों बता दें इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना संघनन कहलाता है। संघनन को इंग्लिश में कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। इसमें अगर और आप भी जानना चाहो, जैसे पानी को हमने गर्म किया, उसकी भाप को एकत्रित करके फिर जल में परिवर्तित कर दिया, इसी को दोस्तों संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को संघनन कहते हैं। सिर्फ वाष्पीकरण क्या होता? पानी को गर्म किया और वह भाप बनकर उड़ जाए, इस क्रिया को वाष्पीकरण या वेपराइजेशन कहते हैं। और इसी भाप को दोबारा से पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही संघनन कहते हैं। वाष्प का द्रव में परिवर्तन ही संघनन कहलाता है। संघनन को इंग्लिश में कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास 513, और 513 नंबर जो क्वेश्चन है, पानी का वाष्पो उत्सर्जन है। ऑप्शन ए ऊष्मान्वो अर्थात ऊष्म अन्मोची परिवर्तन, ऑप्शन बी ऊष्मा शोषी या ऊष्मा अवशोषी परिवर्तन, ऑप्शन सी तापमान का आदान प्रदान नहीं होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो पानी का वाष्पो उत्सर्जन है वह ऊष्मा शोषी परिवर्तन होता है। ऊष्मा शोषी को ऊष्मा अवशोषी भी कहते हैं। वाष्पो उत्सर्जन अर्थात वेपराइजेशन इसको भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 513 और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर, आप लोग देख पा रहे होंगे 514। देखिए निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ऑप्शन ए 100 सेल्सियस पर उबलते हुए पानी व 100 सेल्सियस पर भाप में ऊष्मा की मात्रा बराबर होती। तो दोस्तों ये क्या है? ये जो है वो सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि दोनों की ऊष्मा बराबर नहीं हो सकती। ऑप्शन बी देखेंगे, बर्फ के पिघलने की गुप्त ऊष्मा जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर होती। गलत। ऑप्शन सेंटेंस थर्ड है, एयर कंडीशनर में ऊष्मा कमरे की वायु से इवापोरेटर कॉइल्स में ली जाती और कंडेंसेटर कॉइल पर निकाल दी जाती है। तो दोस्तों ये जो थर्ड सेंटेंस है, क्या है दोस्तों? थर्ड सेंटेंस है, ये करेक्ट है, बाकी ये गलत है और ये गलत है। तो अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एयर कंडीशनर में ऊष्मा कमरे की वायु से इवापोरेटर कॉइल्स में ली जाती और कंडेंसर
कॉइल पर निकाल दी जाती है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 515। देखेंगे, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो ऑप्शन ए ये ऊष्मा का अवशोषण करता है, ऑप्शन बी इसका तापक्रम कम होता है, ऑप्शन सी ये ऊष्मा का निष्कासन करता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है, अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन अपने पास 516 नंबर। देखिए 516 क्या है? यदि 0 सेल्सियस पर बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में रखे पानी में मिलाया जाता है जिसमें पानी 0 सेल्सियस पर है तो ऑप्शन ए संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी, ऑप्शन बी कुछ बर्फ पिघल जाएगी, ऑप्शन सी कोई बर्फ नहीं पिघलेगी, ऑप्शन डी तापमान आगे और घटता जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि 0 सेल्सियस पर बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है जिसमें पानी 0 सेल्सियस पर है तो कोई बर्फ नहीं पिघलेगी। क्या हो जाएगा? कोई बर्फ नहीं पिघलेगी, अर्थात इस क्वेश्चन का जो डियर करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी करेक्ट है। अब क्वेश्चन है अपने पास 517। देखेंगे 517 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पहले आप क्वेश्चन पढ़ें, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएं। देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है? वायुमंडल की किस प्रकार की स्थिति को चक्रवात से प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों, देखिए ऑप्शन ए चारों ओर उच्च दाब से घिरा केंद्र में निम्न दाब, ऑप्शन बी चारों ओर निम्न दाब से घिरा केंद्र में उच्च दाब, ऑप्शन सी चारों ओर निम्न दाब की स्थिति। तो क्वेश्चन नंबर है 517 और बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए, केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं, चक्रवात कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन है अपने पास 518 नंबर। देखिए 518 क्या होता है? क्या है क्वेश्चन नंबर? ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान ऑप्शन ए घटते हैं, ऑप्शन बी बढ़ते हैं, ऑप्शन सी नियत रहते, ऑप्शन डी तेजी से बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 518 और इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक है, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान घटते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब है क्वेश्चन नंबर 519। दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक है उस पर क्या फर्क पड़ता है? ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। देखिए दोस्तों, दाब बढ़ाने पर जो बर्फ का गलनांक है वह घटता है। जब जब प्रेशर बढ़ेगा, जो बर्फ का गलनांक बिंदु है वह घटता चला जाएगा, अर्थात इस क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन पहले कौन सा है? 519। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास 520। देखिए 520 क्या दिया गया है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है बॉयल के नियम का सूत्र क्या दिया गया है? आप लोग बताएंगे ऑप्शन ए है कि बी है, सी है कि डी है। बॉयल के नियम का सूत्र क्या है? देखिए दोस्तों, बॉयल के नियम का जो सूत्र होता है वह है ऑप्शन डी करेक्ट है, V = 1/P। स्थिर ताप पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती या उल्टा होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती या उल्टा होता है, अर्थात P व्युत्क्रमानुपाती 1/V या 1/PV इसको लिखते हैं। अब कैसे? जैसे P व्युत्क्रमानुपाती 1/V भी लिख सकते हैं और V व्युत्क्रमानुपाती 1/P भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों अपने पास 520 और इसका जो एग्जैक्ट आंसर हम लोग देख पा रहे हैं
वो है ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास 521 नंबर। देखेंगे 521 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक कृष्णपिंड, क्या बोलते हैं इसको, कृष्णपिंड, जिसको इंग्लिश में ब्लैक बॉडी भी कहते हैं, अवशोषित करता है। ऑप्शन ए सभी तरंग दैर्घ्य का विकिरण, ऑप्शन बी कोई विकिरण नहीं करता है, ऑप्शन सी केवल एक तरंग दैर्घ्य का विकिरण, ऑप्शन डी त्वरित तरंग दैर्घ्य का विकिरण। तो आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, एक कृष्णपिंड जिसको ब्लैक बॉडी कहते हैं सभी तरंग दैर्घ्य का विकिरण करता है, सभी तरंग दैर्घ्य का विकिरण करता है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 521 का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन क्या था? एक कृष्णपिंड अर्थात ब्लैक बॉडी अवशोषित करता है सभी प्रकार की तरंगों के तरंग दैर्घ्य का विकिरण के यह अवशोषित करता है। सभी तरंग दैर्घ्य के विकिरण को ब्लैक बॉडी अवशोषित करता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास 522। देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। कुछ कथन दिए गए हैं, ए बी सी डी करके 4 कथन है और आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहले कथन जो दिया गया ऑप्शन ए है, डायनमो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है एवं इलेक्ट्रिक मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो दोस्तों ये पूर्णतः गलत है। क्या है? ये गलत है। क्वेश्चन नंबर ये, और ये इसका रहा गलत। ऑप्शन बी है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा इलेक्ट्रॉनिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसको थोड़ा सा पेंडिंग में रखो, ये थोड़ा सही लग रहा। ऑप्शन सी, डायनमो और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों ही विद्युत ऊर्जा में बदलता, गलत। ऑप्शन डी, डायनमो और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों ही यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता, ये भी गलत है। तो अपने पास जो करेक्ट आंसर आ गया वह ऑप्शन सी है कि डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो यह कथन इन सब में सही है। अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास 523। देखते हैं क्या है। प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है। प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है। ऑप्शन ए, वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है। ऑप्शन बी, वह निर्वात में से गुजर सकता है। ऑप्शन सी, वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वह गलत है। देखिए, वह ध्वनि की गति तीव्रता, बिल्कुल सही दोस्तों। देखिए, जो प्रकाश है वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है, करेक्ट है। ऑप्शन बी, वह निर्वात में से गुजर सकता, बिल्कुल दोस्तों। देखिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। बट इसी जगह ध्वनि हो, ध्वनि को फैलने के लिए, ध्वनि को चलने के लिए या विस्तार करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ऑप्शन सी क्या है? वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता, गलत दोस्तों। अभी मैंने जस्ट आपको बताया है, क्या दोस्तों बताया है। देखिए, ये गलत था, ये सॉरी दोस्तों, ये आपका सही था। जो प्रकाश होता है वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है, करेक्ट है, एकदम दोस्तों करेक्ट है। ऑप्शन बी है, वह निर्वात में से गुजर सकता है। ऑप्शन सी, वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता, गलत दोस्तों। देखिए, जो प्रकाश है वह आराम से निर्वात में गुजर सकता है, उसे किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, तो इसका तो कोई वही मतलब नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन था प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, तो ऑप्शन सी गलत है, अर्थात यही एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर है अपने पास 524 नंबर। देखना है कि 524 में क्या है। प्रकाशीय तेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। जो प्रकाशीय तेज होता है वो किस पर काम करता है, ये चीज़ दोस्तों आपको बतानी। ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकीर्णन, ऑप्शन सी ध्रुवण, ऑप्शन डी व्यतिकरण। देखिए दोस्तों, परावर्तन के जो सिद्धांत हैं, परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाशीय तेज कार्य करता है। जो प्रकाशीय तेज है वह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह
अपने पथ से विचलित हो जाता है, ऐसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब अपने पथ से क्या हो, विचलित हो जाए, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अवलंब की ओर मुड़ जाता है। ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, किससे, विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करेगा प्रकाश तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो वह अविलंब से दूर हो जाएगा। देखिए उसका जस्ट उल्टा है, वो था विरल से सघन माध्यम में तो अविलंब की ओर मुड़ रहा था, ये सघन से विरल की ओर है तो ये अविलंब से दूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 524 है, इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों वह आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 525। देखते हैं 525 क्या है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है। आपने देखा होगा बालू कहीं पड़ी हो, सूर्य का प्रकाश हो तो बालू वह चमकती रहती। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? यही बालू गीली कर दो तो किसी प्रकार की नहीं चमकती है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ये एक प्रकाशीय भ्रम है, ऑप्शन बी इसका कारण परावर्तन है, ऑप्शन सी इसका कारण अपवर्तन है, ऑप्शन डी इसका कारण पारेषण है। देखिए आपको बता दें, प्रकाश के परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला जबकि गीला बालू दीप्तिहीन होता है। प्रकाश के परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला होता है जबकि गीला बालू दीप्तिहीन होता है। अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो दोस्तों निकल कर आ रहा है वह ऑप्शन बी सही है। दोस्तों ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि ये सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी। दोस्तों आपको फिर से बता दें, ये सीरीज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है और आपके लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। जितने ऐसे स्टूडेंट्स जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे एग्ज़ाम्स देने वाले हैं जिसमें साइंस आने वाली है, तो ये उन सब के लिए रामबाण है। आपको ये सीरीज़ लगातार मिलती रहे, इसके लिए आपको इस सीरीज़ को, इस क्लासेस को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।